अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। जब भी मेरी शादी होती तो शादी की रात ही अब्बू मेरे शौहर को 25 लाख देकर कहते, मेरी बेटी को तलाक दे दो। यूं मैं अब तक की तलाकें ले चुकी थी, मगर हमेशा अब्बा मेरी जबरदस्ती शादी करवाकर तलाक दिलवाते और वजह कुछ भी न बताते। लेकिन अम्मा उसी रात मुझे दूध में हल्दी डालकर देती, जिसको पीते ही मैं सो जाती थी। आंख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब सी नजरों से देखता। इस बार सोच लिया कि दूध पीने का नाटक करूंगी। यूं जैसे ही झूठ मूठ की सुई तो पांव तले से जमीन निकल गई। जब मेरा नाम नीलम है, मेरा शौहर मेरे रूबरू बैठा मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जबकि मैं शादी की सेज पर दुल्हन बनी बैठी खुद ही मैं सिमटती चली जा रही थी। मैं मुंतजिर थी कि अहमर कुछ तो कहेगा, मगर उसे यूं बैठे बैठे जब बड़ी देर हो गई तो मैंने अपनी पलकें उठाकर देखा तो उसको खुद में महव पाया था। मैं आखिरकार बोल ही पड़ी थी, क्या बात है अहमर, आप मुझे इस तरह गौर से क्यों देख रहे हैं? अहमर की नजरें अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। वो कहने लगा, तुम बेहद हसीन हो नीलम। 2 माह कबल हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी अम्मी मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते ले जा चुकी थीं, मगर मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो मैं वो लम्हे में पिघल गया था। मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। अहमर मेरी तारीफ करने लगा तो मेरी जान में जान आई थी। मैं अब मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी बातें सुनने लगी थी। वो बोलता चला जा रहा था, नीलम, मैंने अम्मी से कहा कि मुझे ये लड़की दिलो जान से कबूल है। अम्मी ने भी सजदाए शुक्र किया था कि चलो मेरा अब घर बस जाएगा। मैं उनका उकलूता बेटा हूं, ना इसलिए उनको मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने भी कहा कि चट मंगनी और पट ब्याह कर दें, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अम्मी ने मेरा कहा मान लिया और अब देखो ना, तुम महज 2 माह के बाद ही मेरी हो चुकी हो। मगर ये 2 माह यूं ही नहीं कट गए थे। मैंने एक एक लम्हा गिन गिन कर गुजारा था। तुमसे फोन कॉल पर बात करता था तो जी चाहता था कि तुम्हें अपने रूबरू ले आऊं। नीलम, आज मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो चुके हैं, मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की खुशी भी ढंग से नहीं मना सका और वक्त जुदाई भी आ गया है। अहमर की आखिरी बात सुनकर मैं चूक गई थी। मैं बोली, अहमर आप ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह न करे कि हम कभी जुदा हों। अहमर ने अफसोस से मुझे देखा था। फिर वो बोला, मैं जब से कमरे में आया था इस बात पर गौर कर रहा था कि तुम ज्यादा अहम हो या 25 लाख। दिल ने तुम्हारा नाम, मगर दिमाग कहता है कि 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी जिंदगी भी कमाता रहूंगा तो भी 25 लाख रुपए जमा नहीं कर पाऊंगा। मैं हैरत से बोली, कौन से 25 लाख और कहां से आए? अहमर बोला, तुम्हारे अब्बू ने रुखसती के वक्त मुझे ऑफर किया था कि तुम जिस तरह मेरी बेटी को रुखसत करके ले जा रहे हो, अगर उसी तरह उसे तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओगे तो तुम्हें पूरे 25 लाख रुपए दूंगा। मुझे अहमर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोला, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे अबू मेरी शादी के लिए किस कदर मुतफक्किर थे ये आप नहीं जानते। उन्होंने बड़ी छान-बैन कर मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि अब्बू कहते थे कि नीलम, ये शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर ही तुम्हारी शादी करूंगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अब्बू ही मेरी तलाक दिलवाना चाहते हैं? आप यकीनन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं, मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये बात सच है कि मैं आपको बहुत चाहती हूं, मगर इस मजाक की वजह से अगर मैं आपसे रूठ गई तो मानूंगी नहीं। अहमर बोला, प्यारी नीलम, तुम मुझे माफ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूं, इसलिए मैं अपने मुकम्मल होश व हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। अहमर ने एक ही सांस में मुझे 3 तलाकें दे दी थीं, जबकि मैं लरजने लगी थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। शादी की सेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो अहमर बोला, बस बस, अभी रोने का वक्त नहीं है यार। मुझे डर है कि जरा सी देर पर तुम्हारे अब्बू अपना फैसला ना बदल लें। ये ना हो मेरे 25 लाख में से कटौती हो जाए। चलो जल्दी जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊं। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, मगर अहमर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तकरीबन मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया और दारी में बैठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया था।
उसने बेल बजाई तो दरवाज़ा अब्बू ने ही खोला था। अब्बू की तरफ देखकर अहमर बोला, ये ले अंकल, आपकी अमानत, अब मुझे मेरी रकम दे दें ताकि मैं चला जाऊं। मेरी आंखों के सामने मेरे अब्बू ने अहमर को नोटों से भरा हुआ एक ब्रीफ केस थमा दिया था। अहमर वापस चला गया तो अब्बू मेरा हाथ थामकर मुझे घर ले आए थे। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे सोफे पर बैठाकर बोले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं अब फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अब्बू मुझे बताएं ये आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मुझे रुस्वा क्यों कर दिया? मैंने तो सुना था कि बाप अपनी बेटियों के घर बसाने की खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, मगर आपने तो मेरे शौहर को पैसों का लालच देकर मेरी तलाक करवा दी। मैं अब तलाक का ठप्पा माथे पर सजाकर कहाँ फेरूं गई। रोते रोते मेरी हिचकी बंद हो गई थी। इतनी देर में अम्मी मेरे लिए हल्दी मिला दूध ले आई थीं। वो कहने लगी, मेरी बेटी ये दूध पी लो। मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, अम्मी मेरा घर उजड़ गया है। मैं शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप है। ऐसे में आप मुझे दिलासा देने की बजाय, अपने शौहर का गिरीबा पकड़ने की बजाय मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आई हैं। मुझे बताएं, क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? अम्मी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे, जबकि अब्बू बोले, नीलम, जब तुम्हारा निकाह अहमर के साथ हो गया तो उसके एक रिश्तेदार ने मेरे कान में आकर मुझे बताया था कि अहमर और उसके घर वाले फ्रॉडिये हैं। अहमर तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादियां कर चुका है। ये सब सुनकर तो मैं हैरत में मुब्तला हो गया था, मगर मैंने सोचा कि शायद ये झूठी खबर हो, इसलिए मैंने अपने ज़राए से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि अहमर सच में अच्छा लड़का नहीं है। वो तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देता। तुम मेरी इकलौती औलाद हो। खुद ही बताओ, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह होते हुए देख सकता था भला? नामुमकिन। मैं गुस्से बोली, अबू पहले आपके ज़राए कहाँ मरे हुए थे? आपने पहले इस बात की तस्दीक क्यों ना कराई? मंगनी टूट जाती तो भी मुझे इतना दुख ना होता। अब तो मैं रुखसती के बाद तलाक लेकर आई हूँ। अपनी सहेलियों को क्या शक्ल दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। अब्बू बोले, लोगों की खातिर मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होने देता क्या? नामुमकिन है ये। हमारी अशौर सुनकर जो मेहमान हमारे घर आए हुए थे लाउंज में आ गए थे। वो तो ये नज़ारा देखकर हैरान रह गए थे। अम्मी ने जल्दी जल्दी से मुझे हल्दी वाला दूध पिला दिया था। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। दिमाग में तारीकी सी उतरने लगी थी। हर तरफ खामोशी ही खामोशी हो गई थी। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख खुली थी। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग इर्द गिर्द के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में रात वाला मंजर घूमने लगा था। ओह, मुझे तो तलाक हो गई है। ये बात सोचते ही मेरा दिल डूब सा गया था। मैं जल्दी से उठ बैठी और तकरीबन भागती हुई बाहर लाउंज में आ गई थी। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में मशगूल थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे थे। मेहमानों की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था, तंज भी नहीं था। कुछ ऐसा था जैसे मैं समझ नहीं पाई थी। अम्मी ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़ मुझे अपने साथ कमरे में ले आई थी। वो कहने लगी, नीलम, तुम दिल छोटा मत करना। मैं तुम्हारा घर ज़रूर बसाऊंगी और एक ऐसे शख्स को तुम्हारा हमसफर बनाऊंगी जो तुम्हें सर आंखों पर बैठा कर रखेगा, तुम्हें दुनिया जहां की खुशियां दिलाएगा। तुम अपना दिल गमज़दा मत करो। जब तक तमाम मेहमान चले नहीं गए थे, मैं अम्मी के कमरे में ही छुपकर बैठी रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी का सामना कर सकूं। खैर, जब शोर थम गया तो मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। मैंने अपना मोबाइल उठा लिया था और अहमर के साथ अपनी पुरानी चैट पढ़ने लगी थी। उसने हर मैसेज में मेरे साथ इजहार मोहब्बत किया था। उसने हमेशा साथ निभाने की किस्में खाई थीं। उसके हर मैसेज में यही लिखा था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्या ऐसी बातें करने वाला शख्स धोखेबाज हो सकता है? मेरे दिल से यही सदा आई थी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे अबू से बेइंतहा नफरत महसूस हुई थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी, जबकि अब्बू जब ये सब देखते तो निहायत अफसुर्दा हो जाते थे। वो मुझे कहते,
नीलम, तुम बाहर निकलो, घूमो फिर, व खुद को यूं घर में कैद मत रखो। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, मगर अब्बू अब मुझे जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे थे। वो मुझे बहुत ज्यादा वक्त देते थे। वो मुझे हर वक्त समझाते रहते थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो कहने लगे, तुम चॉकलेट हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती हो? मैं बोली, अबू मैं तो पहाड़ से भी कूद सकती हूँ। तब अबू बोले, और अगर तुम्हारे सामने मैं एक तरफ बिरयानी रख दूं और एक तरफ चॉकलेट, तो तुम किसको चुनोगी? मैं हंस दी और बोली, एक भी लम्हा जाया कैसे बना ही मैं बिरयानी को चुन लूंगी, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से कम हो जाती है। तब अबू बोले, नीलम, तुम अहमर के लिए चॉकलेट की हैसियत रखती थीं, जबकि पैसा उसके लिए बिरयानी था। उसने तुम्हें पैसे की खातिर छोड़ दिया, तो क्या अब तुम सारी जिंदगी उसका रोग लगाकर बैठी रहोगी? मैं अबू की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी भी। वो सच ही तो कह रहे थे। अहमर ने अगर मुझे छोड़ा था तो उसमें ना ही अब्बू का कसूर था और ना ही पैसों का, बल्कि असल कसूर तो अहमर की खुद की नीयत का था। उस दिन मैं इतना रोई थी कि दिल से अहमर का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। अबू अब मुझे नई इब्तिदा के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की तस्वीर दिखाई तो मैंने रजामंदी जाहिर कर दी थी। अबू ने लड़के वालों को घर बुला लिया था और मेरी और राहील की मुलाकात करवा दी थी। राहील एक अच्छा लड़का था। वो कहने लगा, मुझे इल्म है कि आपकी पहली शादी नाकाम हो चुकी है। मैं जानता हूं कि लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत बड़ा सदमा होता है। मैं आपको इस गम और सदमे से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको बेइंतहा मोहब्बत दूंगा। मैं राहील की बातें सुनकर बहुत पुरुम्मीद हो गई थी। मैंने अबू से कह दिया था कि मैं राहील के साथ शादी करने पर रजामंद हूं, पर उस दफा मैं मंगनी नहीं करना चाहती थी। मैंने निकाह का ऑप्शन चूज किया था, इसलिए महज 2 हफ्ते बाद ही वो दिन भी आ गया था जब मेरी और राहील की शादी हो चुकी थी। मैं खुश थी, मगर इस बार शादी की रात को लेकर दिल में बहुत से वसवसे सर उठा रहे थे। कहते हैं, ना कि दूध का जला हुआ चाच भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं राहील के कमरे में बैठी थी। वो बहुत खुश था। मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, नीलम, मैं तुम्हें उम्र भर खुश रखने की कोशिश करूंगा। मैं मुस्कुराकर बोली, क्या मुझे आपके वादों पर यकीन कर लेना चाहिए? राहील ने इस बात में सर हिला दिया और बोला, जान की बाजी लगा दूंगा, मगर अपने कॉल और फेल में पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। तभी राहील के मोबाइल की घंटी बजी थी। उसने फोन निकालकर कान से लगाया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट मादूम होती हुई खत्म हो गई थी। वो कहने लगा, आप ये क्या कह रहे? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। फोन करने वाला शख्स तावीलें देने लगा तो राहील बोला, मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं? फोन की दूसरी जाने बैठे शख्स ने उसने उससे ना जाने क्या कहा था कि राहील के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। राहील ने फोन बंद कर दिया और मेरा हील्ट पकड़कर बोला, नीलम, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। ये अल्फाज मेरे आसाब पर हथौड़े की मानिंद लगे थे। मैं गुस्से से बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? राहील कहने लगा, नीलम, मैंने 2 साल कबल ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। मुझे बहुत बुरे हालात से गुजारा उस कंपनी वालों ने। तनख्वाह भी वाजबी सी थी, जबकि मेरे हुनर के बायस कंपनी ने बहुत कामयाबियां हासिल कर ली थीं। जिस दिन मैं तुमसे मिलने घर आया था, तब तुम्हारे अबू कहने लगे, मुझे बताओ राहील, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो मैं बोला था कि अगर मुझे 20 लाख रुपए मिल जाएं तो मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहूंगा। अभी तुम्हारे अब्बू का फोन आया था। वो मुझे 25 लाख रुपए देने पर रजामंद थे। बदले में उन्हें मुझसे तुम्हारे लिए तलाक चाहिए। मैं तुम्हें तलाक हरगज न देता, मगर एक तरफ तुम थीं और दूसरी तरफ मेरा एक बहुत बड़ा सपना। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूं, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम हो चुके हैं। मेरा सर चुकराने लगा था। हत्थके से मेरे गाल सुर्ख हो गए थे। मैं धाड़ कर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैं खुद चली जाऊंगी। राहील मुस्कुराकर बोला, यार मेरी मजबूरी है कि तुम्हारे अब्बू ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए तभी तुम्हें पैसे दूंगा। इसलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी करना पड़ी तो मैं उससे गुरेज नहीं करूंगा।
मैंने सर हिला दिया था। मैं कुछ कहे बना ही राहील के साथ चल पड़ी थी। जो मर्द मुझे पैसों की खातिर तलाक दे सकता था, फिर वो कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पर राहील ने ही बैल दी थी, जबकि अब्बू मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी। वो ऐसे सरसुरी से अंदाज में मुझे से पूछ रहे थे जैसे मैं किसी ट्रिप से वापस आई हूं। मैं कुछ नहीं बोली थी। अब्बू बाहर निकलकर राहील से बातचीत करने लगे थे, जबकि अम्मी मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आई थीं। मैं चीखने लगी थी। मैं बोली, अम्मी, अब्बू ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया। तभी मुझे पीछे से अब्बू की आवाज सुनाई दी थी। वो कहने लगे, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया है। राहील एक अच्छा लड़का नहीं था, वो तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से से बोली, अब्बू, मुझे हैरत होती है कि आपने करोड़ों का बिजनेस तन्हा कैसे संभाला हुआ है, जबकि आप में तो कुव्वत फैसला ही नहीं है। आपको तो इतना भी इल्म नहीं है मुकाबिल शख्स अच्छा है या धोखेबाज। आपको लोगों की परख ही नहीं है। आप एक फील इंसान हैं। मेरी धाड़ से अम्मी दहल रही थीं। अम्मी कहने लगी, बेटा ये दूध पी लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैंने नफी में सर हिला दिया था, मगर अम्मी ने जबरदस्ती ही मुझे दूध दे दिया था। दूध पीते ही मुझे सुकून मिल गया था। मुझे नींद आ गई थी। अगले दिन मैं बहुत देर से उठी थी। दिन चढ़ाया था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर के मुलाजिमीन मुझे बहुत हैरत से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब हो क्यों रहा है। अब मैंने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया था। मैं किसी से मिलती जुलती ही नहीं थी। अब्बू एक दिन मेरे पाए और कहने लगे, कितने दिन हो गए मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा कि तुम बाहर आओगी, हमारे साथ मिलो जलो गई, बातें करोगी, मगर तुमने तो हमसे दूरी इख्तियार की हुई है। मैं बोली, अब्बू मुझे बताएं, आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? आपने मेरी तलाक क्यों करवाई? अब्बू कहने लगे, बेटा कभी कभार अपनी औलाद की बेहतरी के लिए इंसान को कड़वा घूंट भरना पड़ जाता है, वरना दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा जो ये चाहिएगा कि उसकी औलाद को मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। मेरा बस चले तो तुम्हारे पाँव भी अपनी हथेली पर रखूं, मगर ये दुनिया है बेटा, यहाँ औलाद और माल इंसान की आजमाइश के लिए ही उतारे गए हैं। मैंने जो कुछ भी किया बड़ी तकलीफ में किया है। मैं हरगिज ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने सर हिला दिया और बोली, अब्बू ये आखिरी बार था। मैं अब आपको मजीद अपने एहसासात और जज्बात के साथ खेलने की इजाजत नहीं दूंगी। अब्बू बोले, हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगी। उस दिन के बाद मैं अम्मी अब्बू के साथ बैठने लगी थी, मगर मेरे दिल में बहुत से सवाल थे। अब्बू मुझे तलाक क्यों दिलवा देते थे? क्या मेरे दोनों शौहर ही बुरे थे? अगर बुरे ही थे तो अब्बू को और पहले इल्म क्यों ना होता था? शादी की रात क्या उन पर वही उतर जाती थी कि तुम्हारी बेटी का शौहर अच्छा नहीं है, उसे तलाक दिलवा लो? चलो ये भी मान लिया कि अब्बू को पता चल जाता था, फिर वो 25 लाख की खतीर रकम देकर ही मुझ तलाक क्यों दिलवाते थे? मैं अभी उन्हीं सवालात के जवाब ढूंढ नहीं पाई थी कि अब्बू ने मुझसे कह दिया कि वो मेरी तीसरी शादी करना चाहते हैं। मैं तो अब्बू की बात सुनकर ही आपे से बाहर हो गई थी। मैं बोली, नहीं नहीं अब्बू, अब बस हो गई है। मैं आपको अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दूंगी। अब्बू बोले, हाँ बेटा, अब की बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा शौहर ढूंढा है। मैं बोली, अब्बू, अगर मेरे लिए लड़का आसमान से भी उतर कर आ जाए तो भी मैं तीसरी बार शादी नहीं करूंगी। अब्बू ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगे थे। वो बोले, मैं जब जब तुम्हें उदास और गमजदा देखता हूं, मेरा दिल सोकर चियों में बट जाता है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं अगर तुम्हें यूं ही उदास देखता रहा तो अपनी जान अपने हाथों से ले लूंगा। मैं तो अब्बू की बात सुनकर ही घबरा गई थी। वो इस हद तक भी जा सकते थे क्या? मैं बोली, अब्बू आप मुझे मजबूर मत करें। अब्बू के आंसू थमते ही नहीं थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। मैं तीसरी शादी के लिए तैयार हो चुकी थी, मगर मैं उस बार ना तो ज़हनी तौर पर आमादा थी और ना ही जज्बाती तौर पर। बस एक मजबूरी थी जो मुझे निभाना पड़ रही थी। मेरी तीसरी शादी की रात भी मेरी दूसरी दोनों शादियों की तरह ही गुजरी थी। मेरे तीसरे शौहर ने भी मेरे बाप के कहने में आकर मुझे तलाक दे दी थी। मैं गम और गुस्से से पागल हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूं और क्या न करूं। दिल चाहता था कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं और शुरू अपने बाप के घर से करूं। मेरा तीसरा शौहर भी मुझे मेरे वालदैन के घर छोड़कर चला गया था। अब मुझे अपने वालदैन से नफरत हो गई थी। अब्बू अगर ये सब कर रहे थे तो अम्मी उन्हें रोकती क्यों न थीं?
वो तो मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर हाजिर हुआ जाया करती थी। 1 महीना ही सुकून से गुजरा होगा कि अब्बू को फिर से मेरी शादी का चाव हो गया था। वो कहने लगे, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। मैं गुस्से से बोली, मैं आपके मुंह से दोबारा ये अल्फाज नहीं सुनना चाहती। तो अब्बू कहने लगे, ठीक है, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बस सकता तो मेरा घर भी क्यों बसे। मैं तुम्हारी माँ को तलाक देकर खुद को अजियत दूंगा। मैं अब्बू की जानिब बड़ी हैरत से देखती रही थी। क्या ये उनकी मोहब्बत थी मेरे लिए, या फिर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे? मगर क्यों? ये क्यों? अब मेरे हवास पर सवार हो गया था। इसका जवाब मुझे चाहिए ही चाहिए था, इसलिए कि बोली, जी अब्बू ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूं। अब्बू ने मेरे लिए बरसों पहले से ही ढूंढ रखा था, बस मेरी तरफ से इजाजत मिलने की ही देर थी। मेरी शादी दी गई थी। मैंने लड़के की सिर्फ तस्वीर देखी थी। अब्बू कह रहे थे कि शादी से पहले एक बार मिल लो, मगर मैंने इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि इस निकाह का अंजाम भी तलाक पर ही होना था। खैर, मुकर्ररा दिन मेरी शादी हो गई। मैं अपने चौथे शौहर की सेज पर बैठी थी। रिजवान मेरे पास आया तो कहने लगा, नीलम, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी 3 तलाकें क्यों हुई हैं, मैंने तुम्हें दिलो जान से कबूल कर लिया है। मैं मुस्कुराकर बोली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें थोड़ी ही देर में इल्म हो जाएगा कि मुझे 3 बार तलाक क्यों हुई थी। वो हैरत से मुझे देखता रहा और फिर हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। रिजवान ने ही उठकर दरवाजा खोला था। वो बाहर निकल गया था, जबकि मैं धड़कते दिल पर काबू पाकर उसका इंतजार कर रही थी कि ना जाने अब क्या होगा। तब रिजवान कमरे में आया और कहने लगा, नीलम, तुम्हारे अब्बू ने एक आदमी को भेजा था। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वो मुझे 25 लाख रुपए देंगे, मगर मैं अपनी बीवी को, अपनी इज्जत को महज पैसों की लालच में तलाक नहीं दे सकता। ये बात मेरी गैरत के खिलाफ है। मैं बड़ी हैरत से अपने शौहर को देख रही थी। क्या मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपने अल्फाज पर जमे रहें, जिनको पैसे का लालच तोड़ न सके? मैं रिजवान को आजमाने की खातिर बोली, रिजवान, मेरी पहले भी तलाकें इसी वजह से हुई हैं। मेरे शौहर मुझे पैसे की खातिर छोड़ जाया करते थे। आप क्यों इतनी अच्छी डील अपने हाथ से गिमा रहे हैं? वो मुस्कुराकर बोला, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा हाथों की मेल होता है। मेरी अव्वलीन तरजीह मेरी बीवी है, ना कि पैसा। मुझे लगा था कि मेरा दिल खुशी से फट जाएगा। खैर, मैं बोली, रिजवान, एक बात कहूं? उसने सर इस बात में हिला दिया। तो मैं बोली, मैं इस चीज से बेखबर हूं कि मेरे अब्बू ने मेरे साथ ये सब क्यों किया। मैं अब हकीकत मालूम करना चाहती हूं, इसलिए आप मेरे साथ चलें और ये जाहिर करें कि मुझे तलाक दे चुके हैं, फिर सब पता चल जाएगा। रिजवान ने मेरी बात मान ली और हम मेरे वालदैन के घर चले गए थे। अब्बू रिजवान से बात करने लगे, जबकि मैं घर में आकर रोने लगी थी। अम्मी ने मुझे हल्दी वाला दूध लाकर दिया तो मैंने उनसे नजर बचाकर दूध गिरा दिया था और खुद सोने का नाटक करने लगी थी। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि हमारे घर में बहुत से लोग आने लगे थे। पहले तो एक नर्स आई थी। उसने मेरा चेकअप किया तो कहने लगी, उसको फिर से पागलपन का दौरा बढ़ा है। ये लड़की मर्द को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप उसकी शादी करते ही क्यों हैं? ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी, तब आपको सुकून रहेगा। फिर एक वकील दाखिल हुआ था। अब्बू ने नर्स की कही बातें मन वो अन वकील को बता दी थी। नर्स ने भी वही अल्फाज वकील के सामने दोहरा थे। फिर रिजवान को भी वहीं पर बुला लिया गया था। वो कहने लगा, वकील साहब, मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा, मेरी बीवी ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने पीटने लगी। फिर बोली, तलाक दे दो, नहीं तो अपनी जान ले लूंगी। इसलिए मैंने तलाक दे दी। ऐसा मुझे नीलम के वालिद ने कहने को कहा था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी उठ बैठी थी और वकील साहब से बोली कि ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मेरे बाप ने 3 बार मुझे तलाक दिलवाई है। वकील ने सर हिला दिया और बोला, मिस नीलम, आपके सगे वालिद ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम लदी थी, मगर उनकी वसीयत में ये शर्त दर्ज थी कि जब तक आपका घर बस नहीं जाता, ये जायदाद आपके नाम पर मुंतकिल नहीं हो सकती। आपका सोतेला बाप शायद इसीलिए ये खेल खेल रहा होगा। वो हर बार आपको तलाक दिलवाकर मुझे बुला लेता था और कहता था कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल नहीं है, उसके साथ ज़हनी मसला है, और फिर ऐसा ही बयान आपका शौहर भी दे जाता था। मैं हक्का बक्का रह गई थी। क्या सच में ये इंसान जिसको मैंने सारी जिंदगी बाप की तरह चाहा, वो तो मेरा बाप था ही नहीं? मैं बोली,
अम्मी, अगर ये शख्स मेरा सगा बाप नहीं था तो क्या हुआ? आप तो मेरी सगी माँ थी ना, फिर आपने ये सब क्यों किया? रिदवान कहने लगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे अब्बू के साथ रहते हुए उस शख्स के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाई थीं और फिर उसके साथ घर से भागकर खुला ले ली थी। तुम्हारे सगे अबू उसी सदमे से चल बसे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी वसीयत की थी। तुम्हारी अम्मी की आंखों से शायद अभी तक उस शख्स की मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरी जो ये तुम्हारे साथ ये सब करने से बाज नहीं आई। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आज मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। रिजवान ने ही मुझे सहारा दिया था। मैंने अपने वालदैन के खिलाफ धोखाधही का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। उनको पुलिस पकड़ कर ले गई थी। जिन लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया, भला मैं उन पर तरस कैसे खा सकती थी? फिर जब तक उन लोगों को सजा न मिल जाती, सुन की खसलत बदलने वाली नहीं थी। सारी जायदाद मेरी हो चुकी है। मैं और रिजवान ही हर चीज का ख्याल रख रहे हैं। सच है कि पैसा बहुत बुरी आजमाइश है। ये अपने सगे लोगों का खून सफेद कर देता है।